जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से करते होंगे। तो भैया आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है वीडियो पर, तो कृपया करके भैया वीडियो को देखा करें और समझें। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में भैया ज़रूर पूछें। हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। कहाँ से शुरू किए थे। पहले होता है बाह्य श्वसन, तो कहाँ कहाँ होता है। नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर एक इसको क्या कहते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद क्या कहते हैं ब्रोंक्योलस होता है, नसें, इसे कहते हैं ब्रोंक्योलस। इस पर एक जलेबी की तरह जो लगे हुए होते हैं इसको कहते हैं अल्वियली। क्या कहते हैं अल्वियली। भैया नासा छिद्र से हम लोग सांस लेते हैं, फिर नासा कपाट में आती है, फिर फायरिंग क्या कहते हैं फायरिंग्स में आती है, फिर लैरिंग्स में आती है, फिर ट्रैकिया में आती है, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योलस, फिर अल्वियली। अल्वियली में भैया सांस बहुत जाती है तो यहीं पर इकट्ठा रहती है, तो ब्लड आता है तो लेकर जाता है। यही इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेबलेशन कर देते हैं भैया। तो ये अब बन गया पूरा फेफड़ा। तो इसे में भैया आकर हवा भरी रहती है ऑक्सीजन। जब ये हमारी एल्वेली जो है डिफेक्टेड हो जाती है तो आदमी को टीबी हो जाता है। बड़े होने पर बड़े बुजुर्गों में अगर डिफेक्टेड हो गई तो टीबी हो जाता है, और छोटे लड़कों में अगर हो गई तो निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। और कोरोना में क्या होता था, कोरोना में भैया कोरोना सांस लिए, कोरोना आकर इन सब में जम जाता है, पूरा भर जाता है, तो सांस आदमी नहीं ले पाता है। जिससे सांस नहीं ले पाता है तो उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है भैया। तो आगे भैया जब यहाँ पर आइए देखें, यहाँ पर जब ऑक्सीजन आकर भरा रहता है हवा, तो ब्लड लेकर आता है जो अशुद्ध ऑक्सीजन रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है, ब्लड आता है लेकर जाता है, इसमें आता है, इसमें से ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो लेकर जाएगा कहाँ, तो लेकर जाता है कोशिकाओं को देता है। किसको, कोशिकाओं को देता है। सबसे पहले कहाँ कोशिकाओं को देगा, उसके बाद ब्लड। तो कोशिका में आंतरिक श्वसन होता है। क्या होता है, आंतरिक श्वसन। तो यहाँ तक भैया ये पूरा बाह्य श्वसन था। ये जो फेफड़ा होता है दो भाग में होता है, इधर वाला दो भागों में होता है, इधर वाले के तीन भाग होते हैं। इधर वाला दो भाग में इसलिए होता है क्योंकि हार्ट यहाँ पर, दिल यहीं बगल में लगा हुआ होता है, इसीलिए। तो भैया इतना पूरा जो है ये कौन सा श्वसन है, बाह्य श्वसन है। कौन है, बाह्य श्वसन भैया, बाह्य श्वसन। आप लोग इतना समझ गए भैया, आशा करते हैं आप लोग भैया इतना समझ गए। उसके बाद आता है आंतरिक श्वसन। तो आइए देखें आंतरिक श्वसन के बारे में। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन में क्या होता है भैया। तो आंतरिक श्वसन जो है क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम कहाँ होता है, आंतरिक श्वसन में। तो आंतरिक श्वसन भैया दो प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से, दो प्रकार से। पहला होता है अनाक्षी श्वसन। क्या होता है, अनाक्षी श्वसन। दूसरा होता है आक्षी श्वसन। क्या होता है, आक्षी श्वसन। पहला होगा अनाक्षी श्वसन, दूसरा होगा आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, इसमें कोई खर्चा बर्चा नहीं करती है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है। यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है तब ये श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। यानी O2 इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। समझे आप लोग भैया। तो जो अनाक्षी श्वसन होता है ये कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका के दरों में। मान लो ये कोशिका है, इसमें जो दर भरा हुआ है ये, इसमें क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है भैया, जिसे हम खाए कहाँ,
खाए पेट में से या छोटी आंत में जो एल्वेल क्या कहते हैं बिलाई नामक अंगुली की संरचना पाई जाती है, जो सारे ग्लूकोज को सोख लेती है। तो वही से सब जब सोख लेती है तो देती किसकी को कोशिका को देती है। तो कोशिका भैया ये कोशिका है, तो ग्लूकोज यहाँ पर है, तो जो ये ग्लूकोज आया हुआ है, मिला हुआ है कोशिकाओं को, वो वैसे काम नहीं करता है। जैसे जो पेंसिल खरीदते हैं बिना छीले उले, वो काम नहीं करती है। तो इसी प्रकार ग्लूकोज है भैया, बिना इसको तोड़े फोड़े काम नहीं करेगा, इससे ऊर्जा नहीं बनेगी। तो भैया इसको तोड़ने का काम किया जाता है, बिना तोड़े ये काम नहीं करता है। ये क्या है? जीवद्रव्य में भैया कौन सा शोषण होता है? अनाक्षी शोषण। तो क्वेश्चन आएगा कि जीवद्रव्य में कौन सा शोषण होता है? तो अनाक्षी शोषण होता है। तो आइए देखें, जब भैया ग्लूकोज जो है, जीवद्रव्य जो है ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, तो इसमें से 4 ATP निकलते हैं। कितनी? 4 ATP भैया, 4 ATP निकलते हैं। उसके बाद जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो 2 खर्च होंगे, यानी ATP 4 मिली हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होगी, कितनी खर्च होंगी? 2 खर्च होंगी और 2 बच जाएंगी। तो 2 बच जाएंगी। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज किस में टूट जाता है? पायरूविक एसिड में। किस में? पायरूविक एसिड में टूट जाता है। पायरूविक एसिड जो है 2 पायरूविक एसिड बन जाती हैं। कितनी बनती हैं? 2 पायरूविक एसिड में टूट जाता है। उसके बाद 2 जो बचा है इसको भी लिख लें, यानी 2 खर्च हुआ था ATP, 2 बचा है। भैया समझे आप लोग? ATP भैया 4 बने ग्लूकोज टूटने से। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में 2 खर्च हुए, 2 पायरूविक एसिड बनती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से 2 पायरूविक एसिड बनती है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ है 2 इसमें खर्च हुए हैं और बचा कितना है? 2 बचा हुआ है। तो यहाँ तक की जो क्रिया होती है ये अनाक्षी शोषण कहलाती है। कौन सी? अनाक्षी शोषण। इसे EMP पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? EMP पाथवे। EMP पाथवे क्या कहते हैं? EMP पाथवे। इसे ये 3 वैज्ञानिक थे, EMP 3 वैज्ञानिक ने इसे बताया था, जिसे EMP पाथवे कहते हैं। ये जो है अनाक्षी शोषण होता है, इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए भैया अब आगे देखें ऑक्सी शोषण में क्या होता है। ऑक्सी शोषण में क्या होता है भैया? तो भैया यहाँ तक तो जीवद्रव्य में क्रिया होगी। इसके बाद ऑक्सी शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। भैया जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी शोषण की क्रिया होती है तो भैया कहाँ क्या हुआ है? पायरूविक एसिड अनाक्षी शोषण में बना था। कितने पायरूविक एसिड बने थे? 2 पायरूविक एसिड बने थे। कोशिका में मान लो एक कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें पायरूविक एसिड कितने बने थे? तो 2 बने थे। तो एक पायरूविक एसिड बराबर कितना होता है? एक पायरूविक एसिड बराबर 18 ATP बनता है। एक पायरूविक एसिड से 18 ATP का निर्माण होता है। तो 2 पायरूविक एसिड बने थे, 2 पायरूविक एसिड बने थे, तो 18 36 18 कितने ATP बन गए? 36 ATP का निर्माण हो गया। और जो 2 बच गए थे, यानी जो 2 तो खर्च हुए थे ATP, यहाँ पर 2 बच गए थे, तो यहाँ वाली 2 ATP बच जाती है, इधर लिख देते हैं। गेंद वाली जो बच गई थी, अब कितने हो गए? 38। तो 38 ATP का निर्माण हो गया। 38 ATP बनाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी भैया 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है भैया। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है भैया।
समझे आप लोग। आइए भैया शुरू एक बार और देख लें। सबसे पहले ऑक्सीजन वायुमंडल में रहेगी, उसके बाद जब हम अंदर को खींचते हैं तो ये किससे जाती है, नासा छिद्र से होते हुए नासा कपाट तक, नासा कपाट से होते हुए फायरिंग्स, फिर लायरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया के बाद कहाँ चली जाती है, जो ब्रोंकाई भैया, ब्रोंकाई में आएगी। उसके बाद ब्रोंक्यूलस में जाएगी। ब्रोंक्यूलस के बाद एल्वियम जाती है। एल्वियम भैया यहीं पर इकट्ठा रहती है। और फिर ब्लड आता है। इसमें से ऑक्सीजन लेकर चला जाता है और CO2 देकर चला जाता है। ऑक्सीजन ले जाता है और CO2 दे जाता है। CO2 भैया ले आएगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा। यही काम होता है ब्लड का। लेकर जाएगा तो किसे देगा, कोशिकाओं को। कोशिका में भैया जब छोटी आंत से ग्लूकोज इकट्ठा हुआ था, जहाँ बिलाई नामक वो पाई गई थी संरचना, वहाँ से भैया वो ग्लूकोज लेके इकट्ठा किए रहती है, कोशिका को दिए रहती है। कोशिका में जब O2 पहुँचता है ऑक्सीजन तो अनाक्षी शोषण में जाता है। तो अनाक्षी शोषण कहाँ पर होता है, तो कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य जो है उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर अनाक्षी शोषण हो जाता है। तो अनाक्षी शोषण होता है, ग्लूकोज बना रहता है, तो उस ग्लूकोज का कोई काम नहीं होता, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसे हम पेंसिल को बिना छीले काटे शार्प किए उससे लिख नहीं सकते, उसी प्रकार ग्लूकोज के बिना तोड़े पोड़े बढ़िया से बनाकर अच्छा वाला ग्लूकोज जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उससे कोई काम नहीं होगा। तो भैया अच्छा वाला ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 38 ATP की ज़रूरत पड़ती है, जिसे अब आंतरिक शोषण में होगी। अब भैया आंतरिक शोषण में क्या होता है, तो आंतरिक शोषण जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है अनाक्षी शोषण, एक होता है ऑक्सी शोषण। अनाक्षी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है और ऑक्सी शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है। तो एक कोशिका हो गई हमारी, क्या होती है, कोशिका। एक कोशिका होती है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, जो पुराना वाला ग्लूकोज जो बिलाई नामक वो संरचना से ली गई थी, तो वहाँ से भैया ग्लूकोज मिल गया, तो इसका कोई काम नहीं है अभी। तो ग्लूकोज को तोड़ने मरोड़ने का काम होता है। जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 4 ATP मिलता है। जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे भैया ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से, तो 4 ATP मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस से, और 2 खर्च होंगी इसको तोड़ने में, और 2 ATP बच जाती हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से 2 पायरुविक एसिड बनती हैं। क्या बनती हैं, पायरुविक एसिड। 2 ATP बच जाता है। इसको कहते हैं यहाँ तक की क्रिया को अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण भैया इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, जिसे EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP पाथवे मतलब EMP एक वैज्ञानिक थे तीनों, इन लोगों ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आते हैं भैया ऑक्सी शोषण में। क्या, ऑक्सी शोषण में। तो ऑक्सी शोषण में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, जो कोशिका में अभी तक क्रिया हुई थी। उसके बाद कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में होगी अब क्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, तो जो अनाक्षी शोषण में पायरुविक एसिड बनी थी, तो पायरुविक एसिड 2 बनी थी। कितनी बनी थी, 2। तो एक पायरुविक एसिड से 18 ATP बना था, दूसरे पायरुविक एसिड से 18, तो 18 36 ATP का निर्माण हो गया था। 18 ATP भैया बन गए, और 2 ATP जो बचा हुआ था वो है, यानी जो 2 ATP तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में खर्च हुए थे और 2 ATP बचे थे, तो 36 और 2 इन लोगों को जोड़ लेंगे, कितनी बनी जाएंगी, 38 ATP हमारे पास हो जाएंगी। और 38 ATP हो जाएगी तो एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो भैया यही था हमारा श्वसन तंत्र, यानी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं तक था, जिससे हमें ऊर्जा तक मिलती है और हमारा भोजन पचता है। और ये जो ऑक्सी शोषण है, इसको किसने खोजा था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने, क्रेब्स, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, इसे वाले क्रेब्स चक्र कहते हैं। और अनाक्षी शोषण को EMP पाथवे कहते हैं। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा इस ऑक्सी शोषण को, इसलिए क्रेब्स चक्र कहा गया। और अनाक्षी शोषण को EMP वैज्ञानिक थे, 3 थे, इनको ये तीनों लोग खोजे थे, इसलिए EMP पाथवे कहा गया।
तो भैया आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। या आप लोगों के लिए एक सोच लेकर आए हैं अच्छी, जो आपको मोटिवेशन से भर देगी। ये सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।